हेलो बच्चों, कैसे हो सब? बढ़िया। अच्छा, आज क्लास 12th के बच्चे पढ़ेंगे कि एनसीईआरटी के जो सॉल्यूशंस हैं, क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी की जो बुक है उसके सॉल्यूशंस हम करने वाले हैं। न्यूमेरिकल कैसे करते हैं ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। न्यूमेरिकल्स सारे करवाएंगे, एक एक न्यूमेरिकल करवाएंगे, कैसे आंसर लिखना है ये सब हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो बच्चों, बिना ज्यादा बात किए शुरू करते हैं क्लास 12 के लिए फर्स्ट लेसन जो है। कौन सा लेसन बच्चों? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। ये हम सब पढ़ेंगे, इसके सॉल्यूशंस जो बुक के क्वेश्चंस है वो हम करेंगे। बहुत बढ़िया। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, थ्योरी के जितने भी वीडियोस हैं फर्स्ट से लेकर 11 12 जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं वो सारे आप पहले देखें, ताकि इनको समझने के लिए आपका एक तो थ्योरी वापस नहीं पढ़नी पड़े। अगर आप न्यूमेरिकल कर लेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा कि जो बुक है वो कितना समझ में आया है लेसन, और इसके अलावा भी कोई कमी रहेगी तो ये कंप्लीट हो जाएगा आप जब न्यूमेरिकल सारे करेंगे। न्यूमेरिकल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स एंड वी हैव टू डील विथ ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल, वेदर वी कैन सॉल्व इट और वी कैन नॉट सॉल्व इट, it's a different matter, but we have to attend and try to attempt each and every question. Okay students, let's start. First question number 1. What is the force between two small charged spheres having charges of 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb placed 30 centimeter apart each other? तो कहने का मतलब है हम पहले दो अपने पास स्फेयर है, पहला स्फेयर Q1 है, सेकंड Q2 है। समझ में आ रहा है? इनकी वैल्यू दी हुई है। पहला जो है वो कितना है? 2 into 10 to the power minus 7 कूलम है। सेकंड जो है वो है 3 into 10 to the power minus 7 कूलम। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपको दी हुई है 30 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमारे क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। And what is to find out? We have to find out the force between them. जो फोर्स इनके बीच में लग रहा है वो कितना होगा। तो बच्चों पहले तो हमें ये देखना है कि इनके दोनों के साइन कैसे हैं। जो चार्जेस है वो दोनों एक ही जैसे हैं, यानी दोनों पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव है तो हम उनके अंदर किस तरह का फोर्स लगेगा ये हमें पता करना है। कैसा लगेगा बच्चों? रिपल्सिव फोर्स लगेगा। लाइक चार्जेस एक जैसे चार्जेस है, सेम चार्ज है, इसलिए कैसा लगेगा? रिपल्सिव। दोनों एक दूसरे को अपने से अवे पुश करेंगे। ओके, जो इनके बीच में फोर्स लगेगा कूलम लॉ से क्या लगेगा? K इंटू पूरा लिखे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। याद है आप लोगों को? याद कर लेना, मुझे पता है याद नहीं। इसकी वैल्यू फिक्स है, क्या होगी? 9 into 10 to the power 9 multiplied by Q1 that is equal to 2 into 10 to the power minus 7 Q2 3 into 10 to the power minus 7 अपॉन R स्क्वायर। R कितना? 30 सेंटीमीटर है, तो मीटर में चेंज करेंगे। अच्छा, तो 30 into 10 to the power minus 2 ये मीटर में हो गया। स्क्वायर है तो दो बार लिख देंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। करें इसको कैंसिल आउट। 3 से करेंगे तो यहाँ 10 आएगा, और इसको 3 से करेंगे तो 10 आएगा। ये 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 2 6
इंटू 10⁻, 9 यहाँ है -14 यहाँ है, तो -5 आ गया। ठीक है, ये ऊपर जाएगी सारी, -2 +4 1 1 2 हो गई, ऊपर जाएगी -2। ओके, कितना है 6 × 10⁻7 और प्लस का 4, -7 + 4 -3 न्यूटन, फोर्स है ना, न्यूटन। ओके, ऐसे करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा, कैसे सॉल्व करेंगे, समझ में आया? बोलो एक साथ हाँ, आधा डाल लो क्लास। अच्छा, बहुत बढ़िया। रिपल्सिव होगा, क्यों होगा रिपल्सिव बच्चों? रिपल्सिव क्यों होगा? क्योंकि सेम चार्जेज है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज इज 0.4 माइक्रोकूलम। अच्छा, एक चार्ज है Q1 जो कितना है 0.4 माइक्रो यानी 10⁻⁻6 कूलम। सारे बच्चे इसको पढ़ ले, समझ में आएगा, पूरा वीडियो देखेंगे, पूरा लेसन समझ में आ जाएगा। अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0. एक और है स्मॉल सा, ये है -0.8 माइक्रोकूलम। ये लो जी, माइक्रोकूलम है, तो Q1 Q2 है, ये माइनस है। बहुत बढ़िया, माइनस है, ये प्लस है। कैसा फोर्स लगेगा? एट्रैक्टिव। बहुत बढ़िया। इन एयर इज 0.2 न्यूटन। इनके बीच में जो फोर्स है, वो कैसा लगेगा? 0.2 न्यूटन का लगेगा। बहुत बढ़िया। क्या निकालना है? ए, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्पेस? दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? आर निकालनी है। फॉर्मूला लगा दो, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R² कूलम लो। F कितना दिया हुआ है? 0.2 न्यूटन। K कितना है बच्चों? अभी हमने रख के देखा था, 9 × 10⁻9 × Q1 दैट इज इक्वल टू 0.4 × 10⁻6। ये उठा के यहाँ रख दिया, Q1 की जगह Q2 की जगह ये रख दो। साइन नहीं रखना है, साइन केवल ये बताएगा कि एट्रैक्शन है या रिपल्सिव हो। अच्छा, Q1 Q2 अपॉन R², ये लो जी, समझ में आया? बहुत बढ़िया। R² तो इधर ले लेता हूँ, 0.2 को नीचे ले जाता हूँ, तो 9 × 10⁻9 × 0.4 × 10⁻6 into 0.8 into 10⁻6 अपॉन वेरी सिंपल 0.2। कैंसिल आउट करें इसको इससे काट देता हूँ डायरेक्ट 4 टाइम्स। अच्छा, R² कितना हो गया? ये तो 9 आ गया, और नंबर ले लो सारी। ये 4 × 4, यहाँ पर एक -1 और आ जाएगा, 0.4 है ना, ये आ जाएगा 4। इसको भी मैंने ले लिया 4 10⁻⁻1 इसके साथ में आएगा क्योंकि पॉइंट हटा रहे। 10⁻9 ये रहा, यहाँ कितना है -6 और यहाँ कितना है -6। बहुत बढ़िया। इट इम्प्लाइज दैट R² इज इक्वल टू 9 × 4 × 4। इसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि स्क्वायर रूट लेना है हमें। बढ़िया नंबर आए हुए, हम क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? ये -1 इसके साथ ऐड हो गया तो -8 हो गया, और ये -6 -12 तो -20 हो गया। समझ में आया? नहीं, -20 -1 +8 प्लस माइनस का 4 हो गया। ठीक है, -12 -13 और +9 -4। ठीक है, R क्या होगा? इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। 9 का स्क्वायर रूट 3
आर स्क्वायर का आर हो गया ना, 9 का 3, 4 का 2, इसका 2, इसका हो गया -2। तो ये कितना हो गया, 3 2 6 2 12 इंटू 10⁻⁻² मीटर। मीटर में आएगा आंसर, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लो तो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। दोनों के बीच की डिस्टेंस आ गई बच्चों, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 12 सेंटीमीटर। समझ गए, बहुत बढ़िया। अब इसका सेकंड पार्ट हम देख रहे हैं, बी क्या है बच्चों, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्क्वायर ड्यू टू द फर्स्ट। ये तो फर्स्ट के ऊपर जो फोर्स था ये इतना था, ये इस पे लग रहा है, तो इस पे कितना लगेगा। जिसने कूलम्ब लो पढ़ा है और अच्छे से पढ़ा है, पढ़ना ही नहीं, अच्छे से पढ़ना। अगर अच्छे से पढ़ा है तो दोनों एक दूसरे पर कैसा चार्ज फोर्स लगाते हैं, इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं। इक्वल भी लगाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में भी लगाते हैं। तो इतना का इतना ही लगाएंगे, 0.2 न्यूटन ही लगाएंगे। ये इसको अट्रैक्ट कर दिए, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, दोनों लिख रहे कैसा है और कितना है। अट्रैक्टिव होगा और 0.2 न्यूटन का इधर लगे, इतना ही उधर लगेगा। अरे भाई कूलम्ब लो पढ़ो, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। जिन्होंने नहीं लिखा है पॉज करो, वीडियो को पॉज करो, दोबारा सॉल्व करो, बड़ा मजा आएगा। एक बार न्यूमेरिकल सॉल्व होने लग गए अपने से, उसके बाद बहुत मजा आने वाला है, इंटरेस्ट आ जाएगा फिर आपको, फिर आप तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, check that the ratio of ke square upon gm1 m2 is dimensionless। चलो आपको ये देखना है कि ये डायमेंशनलेस है क्या। तो इसको डायमेंशनलेस लाने के लिए हम ऊपर नीचे दोनों जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है इनको आर स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन gm1m2, m1 क्या है, MEMP यानी इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन का मास अपॉन आर स्क्वायर। इसको भी मैं लिख देता हूं ऐसे ही, सेम जैसे बुक में लिखा है। बहुत बढ़िया, दोनों को आर स्क्वायर से डिवाइड किया। अब ये किसका फॉर्मूला है बच्चों, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उसका फॉर्मूला है Fe। अरे दो इलेक्ट्रॉन में जो इलेक्ट्रॉन के बराबर जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं, तो वो चार्ज है E इंटू ई, है ना। तो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स है, ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, दोनों फोर्स है, दोनों की यूनिट कट जाएगी, तो ये कैसा हो गया बच्चों, डायमेंशन लेस। ये तो आपको प्रूव हो गया। अरे भाई ऊपर भी न्यूटन नीचे भी न्यूटन कैंसिल आउट हो गया, यूनिट ही नहीं है, डायमेंशन कहां से आएगी। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट है, लुक अप ए टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई। वैल्यू रख के बताओ कि, वैल्यू रख के अपने को ये बतानी है कि भाई इसकी वैल्यू कितनी आ रही है इस पूरे रेशियो की। तो वैल्यू रख दो। के की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 9 × 10⁹। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन का हो चाहे प्रोटॉन का, कितना है चार्ज, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो इसको दो बार लिख लेंगे, अपॉन जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 × 10⁻⁻11। अब मास में आ जाओ, मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, 9.1 × 10⁻31 kg। और प्रोटॉन का कितना होता है, 1.67 × 10⁻, कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का कितना होता है
सॉरी इसका प्रोटॉन का -31 और -24, ये तो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, ये हो जाएगा प्रोटॉन का। दोनों की जब कैलकुलेशन करेंगे और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू मैंने कैलकुलेशन करके देखी थी, ये लगभग आती है 2.39 इंटू 10⁻39, ठीक है ना, इसके लगभग इसकी वैल्यू आती है। इसका मतलब क्या है, डायमेंशन तो है नहीं इससे, तो आगे यूनिट नहीं लगाएंगे। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि ये फोर्स इस फोर्स से इतने टाइम्स ज्यादा स्ट्रांग है। ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना ज्यादा स्ट्रांग है, इतने टाइम्स। इट सिग्निफाई दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, पूरा लिख लेते, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज 2.39 इंटू 10⁻39 टाइम्स stronger than gravitational force. ये इतने टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अच्छा सवाल है, ये थोड़ी कैलकुलेशन कर लेना, ये थोड़ी लेंथी है कैलकुलेशन, ठीक है बच्चों। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करते हैं, ज्यादा से ज्यादा। वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ये सब बातें आप समझने लग गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये थोड़ा थ्योरेटिकल है। पहला क्या है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। अच्छा, यहां पर एक वर्ड आया क्वांटाइज, इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है इसको बताओ कि मतलब क्या है। बच्चों क्वांटाइज का मतलब आप लोगों को मैंने बताया था कि जो इनके बीच में ट्रांजिशन होता है दो बॉडी के बीच में, वो इस फॉर्म में होगा। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसका इंटीग्रल मल्टीपल, अगर इसको हम पूरे थ्योरी में आंसर लिखें, बच्चों क्या समझ में आ जाता है, लिखने में दिक्कत आती है, तो कैसे लिखेंगे। क्वांटाइज्ड मीन्स क्या मतलब हुआ क्वांटाइज्ड? क्वांटाइज्ड मीन्स वी कैन ट्रांसलेट the integral multiple of electronic charge from one body to another। कहने का मतलब ये है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसमिट हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है आपको पता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो उतने का इंटीग्रल, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन बराबर ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं, लेकिन उसका किसी पोर्शन का हम नहीं ट्रांजिशन कर सकते, ठीक है। ये इसका क्वांटाइज का मीनिंग है, ये इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का क्या है, व्हाई कैन वी इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक इट मींस लार्ज स्केल चार्जेस, यानी बहुत ज्यादा लार्ज स्केल लेवल है, एट मैक्रोस्कोपिक, बहुत अच्छा है, मैक्रोस्कोपिक लेवल, मतलब जब बहुत ज्यादा चार्ज है तो इसको इग्नोर क्यों कर देते हैं क्वांटाइजेशन। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे क्या होता है बच्चों,
कि बहुत ज़्यादा मात्रा में चार्ज होता है, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर वी हैव वेरी स्मॉल चार्ज. The magnitude of electron charge is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, and it is very less in comparison to macroscopic level. It means we can ignore it. तो हम इसको लिखेंगे कैसे? At macroscopic level there is large scale charge, and we have very small charge, very small charge on an electron, समझ में आया? इलेक्ट्रॉन पर बहुत ही स्मॉल चार्ज है. So the transaction of electronic charge make negligible effect on the system. भाई जहां पर 1,00,000 गुणा चार्ज है, वहां पर अगर एक दो इलेक्ट्रॉन इधर उधर हो, ट्रांजिशन भी होता है, तो उसका उस सिस्टम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेग्लिजिबल इफेक्ट आएगा. इसीलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं. ठीक है? hence we can neglect क्वांटाइजेशन. भाई क्वांटाइजेशन क्या कहते हैं? कि एक जाएगा, दो जाएगा, तीन जाएगा, चार इलेक्ट्रॉन चलेगा, तो छोटा मोटा जो इम्पैक्ट होता है वो खत्म हो जाता है, उसका कोई महत्व नहीं रहता उस सिस्टम में, इतने बड़े सिस्टम में. इसलिए हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन चार्ज गया है, ये हम वहां पर कैलकुलेट नहीं करते. ओके, तो कंप्लीट हो गया है, लिख लिया होगा आपने, लिखा दिया, बहुत बढ़िया है. जैसे नकल कर ली सर, समझ में आया नहीं? बच्चों समझ में नहीं आया होगा. अगर जिसने थ्योरी पढ़ी उसको सब समझ में आ रहा है, जिसने थ्योरी नहीं पढ़ी है शायद वो ट्रबल में आ जाए. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये अगेन इसी तरह का थ्योरेटिकल है. क्या कह रहा है? When a glass rod is rubbed with a silk cloth and charges appears on both, a similar phenomenon is observed with many other pairs of bodies. Explain how this observation is consistent with the law of conservation of charge. ठीक है. When glass rod is rubbed, आंसर लिखना आना चाहिए आपको, विथ सिल्क क्लॉथ. When glass rod is rubbed with silk cloth, the charge appears on both bodies. Because some electrons transfer from one body to another. एक से जाएंगे दूसरे पे, दोनों को जब रब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे पे जाएंगे, तो एक पर क्या होगा? डेफिशिएंसी हो जाएगी, एक पर क्या हो जाएगा? एक्सेस हो जाएगा. एक पर कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, एक पर एक्सेस हो जाएगा. सो ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, one body
will excess of electrons and another have deficiency। ठीक है, इसीलिए दोनों पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आ जाएगा। सो बॉडीज will be charged with equal and opposite charge, अच्छा, बहुत लंबा हो रहा है। इक्वल और अपोजिट चार्ज से चार्ज हो जाएगी दोनों बॉडीज। सो नेट चार्ज will be same as before। पहले था उतना ही रहेगा टोटल चार्ज पे, इससे उसमें गए इलेक्ट्रॉन, तो टोटल चार्ज जो था वो पहले कितना था, पहले भी नहीं था। अब इधर से उधर चले गए, दो को रख दिया तो एक पे एक्सेस हो गया, एक पे डेफिशिएंसी हो गई, तो टोटल जो सम है वो कितना, पहले जितना ही मीन्स नील। सो चार्ज इज कंजर्व, एक्सप्लेन करना आना चाहिए। ओके, ये सेकेंड पोर्शन में इसका हो गया कंप्लीट। नहीं, इसमें तो यही है। अच्छा, सेम एक ही क्वेश्चन, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ज्यादा बात नहीं करेंगे, ज्यादा ज्ञान की बात नहीं करेंगे। ज्ञान की बात करने के बजाय हम क्या करेंगे, बच्चों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जितने ज्यादा क्वेश्चन कर सके उतना बेटर है। आज मैं 10 क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद फिर आगे देखेंगे। 4 point charges QA, QB, QC, QD are located at the corners of a square ABCD of side 10 cm। अच्छा जी, ये एक स्क्वायर ले लिया मैंने, इसकी साइड 10 सेंटीमीटर, साइड कितनी है 10 चार्जेस है। ये मान लो मैं इसको नाम दे देता हूँ ABCD। तो A पर जो है वो 2 माइक्रोकूलम है, B पर कितना है -5 माइक्रोकूलम है, C पर जो दिया हुआ है वो 2 माइक्रोकूलम दिया हुआ है, और D पर जो है यह -5 माइक्रोकूलम। यहां पर इस तरह के चार्जेस रखे गए, 4 चार्जेस। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द फोर्स ऑन ए चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। मीन्स 1 microcoulomb charge is kept here and this is the center of this square. So we have to calculate the force on this particular charge by the net particular charge। तो बच्चों देखो, जो चार्ज ये फोर्स लगाएगा A वाला, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, इसको इस साइड में इसको पुश करेगा। उतना का उतना ही चार्ज, उतना का उतना ही फोर्स ये C पर रखा हुआ लगाएगा इसको। तो दोनों अपोजिट और इक्वल है। यहां पर चार्ज रखा हुआ है, इस पर ये इसको इस साइड में पुश कर रहा है, ये इस साइड में पुश कर रहा है, और दोनों को इक्वल अगर फोर्स लग रहा है तो क्या यहां पर नेट फोर्स क्या होगा, दोनों का नेट फोर्स क्या होगा, 0। इसी तरह यहां पर नेगेटिव है तो ये इसको इस साइड में अट्रैक्ट करेगा, ये इसको इस साइड में अट्रैक्ट करेगा, लेकिन दोनों के अमाउंट सेम होने की वजह से नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा। समझ में नहीं आया? अच्छा देखो, फोर्स जो लगेगा, मान लो मैं इन दोनों का आपको एग्जांपल लेकर होता था, क्या होगा, Q1 कितना है, -5 माइक्रोकूलम
यहाँ कितना है Q2 1 माइक्रोकूलम अपॉन आर स्क्वायर जितने भी है, लेकिन सेम है। और इस ये तो हो गया इस डी वाले से जो लग रहा है, और ए वाले सी वाले डी वाले से कितना लगेगा बच्चों, इतना का इतना ही Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर सेम लगेगा। इसकी डायरेक्शन जो है, इसकी डायरेक्शन के अपोजिट है, तो दोनों का नेट फोर्स कितना हो गया, नेट फोर्स हो गया 0। इन दोनों का नेट फोर्स 0, इन दोनों का नेट फोर्स 0। सो बाय द सिमेट्री वी कैन से दैट द नेट फोर्स ऑन द 1 microcoulomb charge is 0. So answer will be 0 force. Net force 0. Net force 0 due to symmetry. सिमेट्री हो गई ना, ज्यादा फॉर्मूले में नहीं जाना, 0 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ जाना चाहिए। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो इसको दोबारा देखो, मैंने क्या क्या बोला है, बिल्कुल समझ में आएगा बच्चों। सिमेट्री से दोनों में इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है, इसलिए। सेवंथ, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स field line is a continuous curve. What is that? Is a field line cannot have sudden breaks. Why not? ये कह रहा है कोई चार्ज है मान लो, तो इससे जो ये फील्ड लाइन से ये कंटिन्यूस कर्व है, व्हाई देयर इज नॉट ए सडन ब्रेक, ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है, एकदम सडन ब्रेक क्यों है? तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि जो फील्ड लाइन है, फील्ड लाइंस जो है वो कहां पर एंड होती है, एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। कहां एंड होती है, नेगेटिव चार्ज। जहां वीडियो देखा था उसके अंदर आपको मैंने बताया था कि ऐसे इनवर्ड होती है, यहां आगे खत्म हो जाती है, फिर आगे कहीं नहीं जाती। डायरेक्शन जब नेगेटिव चार्ज की कैसी होती है, इनसाइड ऐसी होती है ना, तो एक ही चीज खत्म हो सकती है, ये फील्ड लाइंस कहां पर, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज में तो इनफाइनाइट तक चलती रहेगी। तो जब तक नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा ये एंड नहीं हो सकती, है ना। एंड एट ओनली एट नेगेटिव चार्ज। सो it cannot end suddenly without getting negative charge in between। बहुत अच्छा, जब तक नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा इन्फिनिटी तक कहीं खत्म नहीं होगी। ठीक है, सो इट हैज नो सडन ब्रेक। सडन ब्रेक आपको चाहिए तो वहां पर एक नेगेटिव चार्ज रख दो, अदरवाइज ये नहीं, सडन ब्रेक नहीं होगा। बहुत अच्छा आंसर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट है इसका, explain why two field lines never cross each other at any point। ये फर्स्ट हो गया, क्वेश्चन नंबर हम 7 डील कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसका जो बी पार्ट है वो कह रहा है कि why it is two field lines cannot cross each other। मान लीजिए एक इस तरह गई, सेकंड ऐसी क्यों नहीं है, ये क्रॉस क्यों नहीं करते। हम मान लेते हैं ये क्रॉस करती है, हम एक इमेजिनेशन करते हैं कि दो फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस यहाँ पर करती है, तो क्या होगा बच्चों, तो डायरेक्शन होगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, वो यहाँ पर टेंजेंट होती, तो ये डायरेक्शन होगी और इस लाइन पर होगी ये डायरेक्शन। सो देयर विल बी टू टेंजेंट्स एट वन पॉइंट,
if it will cross each other, what will happen? If it will cross each other, there will be two tangents at the same point to show the direction of किसकी डायरेक्शन? इलेक्ट्रिक फील्ड। मजा आ रहा है आज तो? सारे सवाल आंसर सब लिखवा रहे, मजा आ रहा है ना? सेम पॉइंट टू शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल। पूरा लिखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, it may happen that there is two directions of electric field at one point, at same point। एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन हो सकती है, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम कहेंगे कि ये दोनों जो डायरेक्शन है वो एक ही पॉइंट पर दो नहीं हो सकती, एक ही होगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड। या तो इस साइड में होगा, इस साइड में होगा, इस साइड में होगा। दो डायरेक्शन कैसे हो जाएगी एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की? ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये दोनों क्रॉस ही नहीं कर सकते। बड़ा मजेदार है। जितना पढ़ेंगे हम उतना ही मजा आने वाला है। जितना पॉइंट चार्ज है QA इज इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम। दो पॉइंट चार्जेज है, पहला जो A पर है वो है 3 माइक्रोकूलम, और जो सेकंड है QB वो -3 माइक्रोकूलम है। B पर जो है वो क्या है? -3 माइक्रोकूलम है। बहुत बढ़िया। Are located 20 centimeter apart in vacuum. What is the electric field at the midpoint of AB? बहुत बढ़िया। 20 सेंटीमीटर अपार्ट है, यहाँ से 20 सेंटीमीटर अपार्ट है। जिसने मेरा वीडियो देखा है थ्योरी का उसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली बच्चे। 20 सेंटीमीटर अपार्ट है, बहुत बढ़िया। मिड पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ this line segment AB, and let's imagine that this is O. So AO is 10 centimeter, again OB is 10 centimeter। सवाल समझना है। सबसे पहले आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट O। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो A के कारण कितना होगा बच्चों? तो QA के कारण कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करेंगे इसके कारण। बहुत बढ़िया। करें कि Q/R²। रख दो इसमें K। Q कौन सा? A वाला। तो K हो गया 9 × 10⁹ मल्टीप्लाइड बाई QA 3 माइक्रोकूलम। तो 3 × 10⁻⁻6 माइक्रो है ना। R डिस्टेंस कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर। तो मीटर में चेंज करेंगे तो 10 × 10⁻² × 10 × 10⁻²। अब इसकी कैलकुलेशन करें तो ये हो गया 9 × 3 = 27 × 10⁻²। ये कैंसिल आउट हो गया, ये ऊपर जाएगा +2 11 हो गए। तो 10⁻⁵ सॉरी +5 11 - 6 5। अच्छा 10 कहां से आया? यही लगा देते हैं, वापस देखते हैं। 27 × 10⁻⁵।
अरे 9 है ना, ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे पूरे। 1 2 प्लस के 2 माइनस के 2 1 हो गया, ये ऊपर जाएगा प्लस 2 11 हो गया, 11 माइनस 6 प्लस 5। यहाँ पॉइंट लगाना है अपने को, साइंटिफिक वे में लिखेंगे तो 10 टू पावर कितना आ गया 6, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इस ए के कारण आ गया। अच्छा, बी के कारण कितना आएगा बच्चों? बी के कारण पहले केवल मैग्नीट्यूड निकाल लो, इसको छोड़ो, आप वेक्टर में छोड़ो, केवल आप मैग्नीट्यूड निकालो। बी के कारण कितना आएगा? बी पर जो आपका चार्ज है इसकी वजह से, तो यहाँ पर भी सेम डिस्टेंस है, सेम मैग्नीट्यूड है, तो सेम आएगा 2 × 7 × 10 टू पावर 6 न्यूटन पर कूलम। अच्छा, तो दोनों की वजह से। अब हम देखते हैं डायरेक्शन, क्यों डायरेक्शन से क्लियर होना है कि भाई यहाँ जुड़ना है या कैंसिल आउट होना है। तो बच्चों यहाँ डायरेक्शन इस ए की वजह से है, आप जानते हो प्लस चार्ज अगर है, प्लस Q चार्ज है, तो इसकी वजह से जो डायरेक्शन आएगी कैसे आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की? आउटवर्ड, और माइनस की वजह से इनवर्ड। तो ये माइनस चार्ज है, तो इसकी वजह से क्या आएगी इनवर्ड, यानी ये डायरेक्शन होगी, और इसकी वजह से होगी आउटवर्ड, यानी अगेन ये डायरेक्शन होगी। तो दोनों की डायरेक्शन सेम है इस पॉइंट पर। समझ में नहीं आ रहा है क्या? दोबारा देखो, अरे भाई ये प्लस चार्ज है तो इसकी वजह से आउटवर्ड है, तो डायरेक्शन ये होगी इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये माइनस का है तो इसकी भी इस साइड में होगी क्योंकि इनवर्ट होगा। तो दोनों की सेम डायरेक्शन होने की वजह से यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसमें ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ई ए की ड्यू टू द चार्ज केप्ट ऑन ए प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज केप्ट एट बी, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो बच्चों कितना हो जाएगा 2.7 × 10 टू पावर 6 यहाँ है, और इतना कितना यहाँ, इसकी वजह से आएगा, तो दोनों ऐड हो जाए होकर कितना आ जाएगा 5.4 × 10 टू पावर 6 न्यूटन पर कूलम। तो ये इतना इलेक्ट्रिक फील्ड नेट आ जाएगा इस पॉइंट मिड पॉइंट पर। इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट क्या कह रहा है बच्चों? बी पार्ट कह रहा है कि इफ ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड इज केप्ट प्लेस्ड एट दिस पॉइंट। अच्छा, इसने क्या किया है कि नेगेटिव टेस्ट चार्ज रख दिया कहां पर? इसी पॉइंट पर। अब की बार क्या किया इसने, यहाँ पर क्या रखा है एक नेगेटिव टेस्ट चार्ज रख दिया। इसकी वैल्यू क्या दी है इसने? इसकी वैल्यू दी है बच्चों 1.5 × 10 टू पावर 9 कूलम। बहुत बढ़िया, इतना चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है। कहाँ रखा है? इस जगह रखा हुआ है, इस मिड पॉइंट। तो इस पर कितना फोर्स लगेगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो इसको मैं रब कर देता हूं, ये रख लेते हैं अपन, ये रख लेते हैं। इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है इस पॉइंट पर, मिड पॉइंट पर? अभी हमने कैलकुलेट किया था 5.4 × 10 टू पावर 6 न्यूटन पर कूलम। अच्छा, अब हम क्या करने वाले हैं, फोर्स निकालने वाले हैं जो इस मिड पॉइंट पर लगेगा। तो बच्चों किसी भी चार्ज के ऊपर फोर्स कितना लगता है? QE। कितना लगता है? QE। तो Q कितना है यहाँ पर 1.5 × 10 टू पावर 9 इंटू E कितना है यहाँ पर 5.4 × 10 टू पावर 6। ठीक है, -9 है। अच्छा, अब सही हो गया। मुझे लगा इतना बड़ा चार्ज फिर टेस्ट चार्ज नहीं हो सकता ना, टेस्ट चार्ज है तो छोटा है, स्मॉल चार्ज। तो ये स्मॉल चार्ज है 10 टू पावर -9 ऑर्डर। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो भाई ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 4 is 60, 6 75 and 6 81,
8.1 इंटू 10⁻³ -3 इतने न्यूटन का फोर्स इसके ऊपर ये फील करेगा। कौन सा जो टेस्ट चार्ज हम रख रहे हैं 1.5 इंटू 10⁻⁻, कूलम्ब का जो चार्ज यहाँ रख रहे हैं वो इतना फोर्स फील करेगा। मजा आ गया, बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया हो गया। सीधा फॉर्मूला लगा दे QE। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज a system has two charges QA and QB। अच्छा, QA कितना है बच्चों? 2.5 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलम। एक है माइनस में सेम मैग्नीट्यूड, और पॉइंट कहां दिया है इसने? 0 0 0। यहां ये एक तो लिया साइड में लिखते हैं 0 0 +15, ऊपर तो +15 ही आएगा। सेकेंड लिया है 0 0 -15 सेंटीमीटर। अच्छा, बहुत बढ़िया। और जो पॉजिटिव चार्ज है वो ए पर है और वो माइनस में है, यानी ये पॉइंट ए है, ये बी है। पॉजिटिव वाला कहाँ है? यहाँ -15 पे, और दोनों के ऊपर सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज रखे हुए। ठीक, बहुत बढ़िया। ये माइनस रखा है यहाँ पर, सॉरी बी पर माइनस रखा, ठीक है, कोई बात नहीं। ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ऐसे समझो। और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों? 30 सेंटीमीटर। कितनी हो गई? 30 सेंटीमीटर। डाइपोल बन गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल बन गया, सेम चार्ज इज इक्वल चार्ज। अच्छा, मैं इसको मान रहा हूं जेड एक्सिस। इसको कौन सा एक्सिस माना मैंने? जेड एक्सिस माना। अब बच्चों सवाल क्या कह रहा है कि व्हाट आर द टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज कितना हो गया बच्चों? यहाँ पर टोटल चार्ज कितना हुआ बच्चों? ऐड कर लेंगे दोनों को। ऐड करेंगे तो कितना आएगा? ऐड करेंगे 0 आ जाएगा, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो ऐड करेंगे तो टोटल चार्ज आ गया 0। सबसे बढ़िया आंसर हो गया, दोनों को ऐड कर लिया, 0 आ गया। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। P निकालना है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कितना होता है? Q इंटू 2 है, Q इंटू 2 है। वेक्टर में लेंगे तो सेम डायरेक्शन होगी इसकी, एक की और इसकी। तो एक की डायरेक्शन यही है, -2 से +2 की तरफ होता है। तो माइनस चार्ज ये रहा, प्लस ये रहा, तो इसकी डायरेक्शन ये होगी, जो भी आएगा आपका P, इसकी डायरेक्शन नीचे की साइड में होगी, जेड एक्सिस पर। जेड एक्सिस लेना है तो जेड एक्सिस पे होगी। अच्छा, Q कितना है? 2.5 इंटू 10⁻⁻⁷। 2 है, कितना है दोनों के बीच की डिस्टेंस? A और A, मिड पॉइंट तक A लेते हैं ना डाइपोल में, A और A 2A हो गई, तो 15 + 15 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर का मतलब ये मीटर में बदल दिया, इसको -2 से मल्टीप्लाई। कैलकुलेट कर लो बच्चों, इसको किया तो आ गया 75 इंटू 10⁻⁹, और यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो 10⁻⁸, और ये आ जाएगा आपका कूलम मीटर। इतना आ गया आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। आज तो सवाल बढ़िया हो रहे हैं, समझ में भी आ रहे हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 10 है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल मोमेंट 4 इंटू 10⁻⁹ कूलम मीटर। यानी आपको डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 4 इंटू 10⁻⁹ कूलम मीटर।
डायपोल मोमेंट दिया हुआ इज अलाइंड विथ 30 डिग्री, थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, किसके साथ दिया हुआ है 30 डिग्री, विथ द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ दिया हुआ है जो है 4 × 10⁵ 5 × 10⁴ कूलम न्यूटन, अच्छा इलेक्ट्रॉन न्यूटन पर कूलम। ठीक है भाई, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है वो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, P क्रॉस E, टॉर्क जो घुमाता है डाइपोल। तो ये लिया हुआ है, कुछ दिक्कत ही नहीं है इसमें, तो PE sin थीटा, P कितना दिया हुआ है 4 × 10⁻⁹ इंटू E कितना दिया हुआ है 5 × 10⁴ sin 30, थीटा कितना है 30 डिग्री। तो इसको सॉल्व कर लो, 4 × 10⁻, ये कितना हो गया -5 × 5, sin 30 की वैल्यू हाफ होगी, 2 से 4 मर गया 2 बार, ये हो गया 10 × 10⁻⁵, यहाँ 1 यहाँ -5 10⁻⁴, और टॉर्क की जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, दोनों को गुणा कर लो, कूलम कैंसिल हो जाएगा, न्यूटन मीटर। So this will be the answer of the question number 10. So due to the above facts, we have enjoyed first 10 questions of the first topic of class 12th. अगले 10 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आता हूँ, तब तक आप इनको सॉल्व करो, इनकी प्रैक्टिस करो। मुझे आशा है आप लोग सब लोग कमेंट करेंगे, कमेंट बॉक्स में कैसा लगा आपको, कुछ समझ में नहीं आया तो वो भी बताना है, और आगे क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोग मुझे ज़रूर बताएंगे ताकि वीडियो को और बेटर बना सकें। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।